मैं उमेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एच के नॉलेज एंड मोर पर। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इस लेक्चर में मैं आपको हाइड्रोकार्बन के बारे में बताने जा रहा हूं। ये लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंस हो सकते हैं उनके लिए जो केमिस्ट्री का अध्ययन करते हैं, रसायन का अध्ययन करते हैं उनके लिए। इससे पहले मैंने कार्बनिक रसायन में काफ़ी सारे वीडियो आपको पोस्ट किए थे, उसको ज़रूर अच्छे से देखें और ऑब्जर्वेशन करें। यहाँ पर मैं हाइड्रोकार्बन से संबंधित जितने भी कंटेंट मिलेंगे मुझे आपके सिलेबस में या स्टेट गवर्नमेंट के सिलेबस पे, उन सब के बारे में चर्चा करूँगा। हाइड्रोकार्बन में सबसे पहले मैं बात करूंगा क्लासिफिकेशन की। ठीक, क्लासिफिकेशन शुरू करूं इससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा चैनल पर अगर आपको कोई भी वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर किया करें। सब कमेंट कर सकते हैं आप, आपके कमेंट मेरे लिए मोटिवेटर का काम करता है, तो कमेंट जरूर करें। शेयर इसलिए करें क्योंकि सभी को इसकी ज़रूरत पड़ती है, अध्ययन की ज़रूरत पड़ती है। और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होती रहे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। हाइड्रोकार्बन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक सरल ऑर्गेनिक यौगिक है। मतलब एक हाइड्रोकार्बन इज अ सिंपल कंपाउंड, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड। हाइड्रोकार्बन क्या है? एक सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। हाइड्रोकार्बन एक सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनता है। किससे मिलकर बनता है? कार्बन या हाइड्रोजन से मिलकर बनता है, तो ये कहलाता है हाइड्रोकार्बन। जिन हाइड्रोकार्बन में परमाणुओं की विविध या खुली श्रृंखला होती है उन्हें एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है ना? मतलब मैं अभी जो लाइन कहा ये दर्शाता है, इसके क्लासिफिकेशन को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? उसके क्लासिफिकेशन को दर्शाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि मैं क्लासिफिकेशन की तरफ जा रहा हूँ। क्लासिफिकेशन में जाएंगे तो आपको पता होना चाहिए जब कार्बन कोई कंपाउंड में, कोई यौगिक में परमाणुओं की विवृत या खुली श्रृंखला अगर आपको दिखाई देती है, ओपन चेन दिखाई देती है, तो वो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। अगर आपको ओपन चेन देखने को मिलता है, खुली श्रृंखला मिलती है अगर आपको, तो ये किसको दर्शाता है? एलिफैटिक यौगिक को दर्शाता है, एलिफैटिक कंपाउंड को दर्शाता है, एलिफैटिक कंपाउंड को दर्शाता है। समझ में आया? तो मैं इसका आपको क्लासिफिकेशन बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, इनको दो वर्गों में बांटा जाता है, दो क्लास में इसको डिवाइड कर दिया गया है। पहला एक आता है जिसको हम लोग कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और पैराफिन्स, और पैराफिन्स या इसी को अभी हमने कहा जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है इसको एल्केन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? एल्केन्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, और दूसरा जो कंटेंट आपको जो देखने को मिलेगा इसमें, वो दूसरा कंटेंट होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो पहला हो गया सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और पैराफिन्स और एल्केन, दूसरा हो गया अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन या पैराफिन क्या होता है आप समझ लीजिए। ऐसे कार्बनिक यौगिक होते हैं, ये ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें कार्बन की संयोजकताएं पूर्ण रूप से हाइड्रोजन से संतृप्त रहती है। सिंपल है, मतलब कार्बन की अगर आप वैलेंसी जाने तो कार्बन की वैलेंसी होती है 4। ये चारों कार्बन की वैलेंसी संतृप्त रहती है। क्या रहती है? संतृप्त रहती है। किससे? हाइड्रोजन या दूसरे कार्बन परमाणु से संतृप्त रहती है। ठीक है ना? समझ गए होंगे आप। तो जिनकी संयोजकताएं, जिस यौगिक में कार्बन की सभी संयोजकताएं संतृप्त रहती है वो कहलाता है हाइड्रोकार्बन, मतलब संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। हर कार्बन परमाणु आपस में एकल सहसंयोजक बंध को दर्शाता है, और जो एकल सहसंयोजक बंध बनेगा या तो फिर सी के बीच बनेगा या हाइड्रोजन और कार्बन के बीच बनेगा। एकल सहसंयोजक बंध की बात करें तो ये क्या है? सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, समझ गए होंगे आप। सिंगल बॉन्ड से आप इसको दर्शाएंगे। ये यौगिक सिंगल बॉन्ड होने के कारण, संयोजकताएं पूर्ण होने के कारण स्थायी होता है और निष्क्रिय होता है। ये कैसा होता है? स्थायी और निष्क्रिय, परमानेंट
और इनएक्टिव रहता है। वजह कि सारे इसके जो संयोजकता है, वैलेंसी है, वो संतृप्त रहती है, इसीलिए ये स्थायी रहती है और निष्क्रिय रहती है। इन पर अनेक अभिकर्मों को जैसे प्रबल ऑक्सीकारक अम्ल क्षार का कोई प्रभाव नहीं होता। इनकी कम क्रियाशीलता या निष्क्रियता के गुण के कारण ही इनको पैराफिन्स कहा गया है। ठीक है ना, पैराफिन्स क्यों कहा गया है? कम क्रियाशीलता के कारण। मतलब एक शब्द आता है इसके लिए पैराफिन्स। ये पैराफिन्स जो वर्ड है, ठीक है, ये ग्रीक वर्ड होता है, ग्रीक वर्ड है, ठीक है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा? देखिए, दो वर्डों से मिलकर बना हुआ है। एक होता है पैरम, पैरम मीन्स होता है काफ़ी लिटिल मात्रा में, थोड़ा कह सकते हैं आप लोग, ठीक है, और अफीव कह सकते हैं। एफिन्स का मतलब यहाँ पर होता है एक्टिव, एक्टिविटी ऐसा लिखता हूँ मैं, क्रियाशीलता। कहने का मतलब पैराफिन एक ग्रीक भाषा से लिया हुआ शब्द है जिसका अर्थ होता है कम क्रियाशील यौगिक, इसीलिए इसको पैराफिन कहते हैं। ठीक है, IUPAC पद्धति में इन सबको IUPAC पद्धति में इन सबको एल्केन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एल्केन कहा जाता है। इसका सामान्य सूत्र जो होता है वो हमेशा याद रखेंगे। मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ सामान्य सूत्र। जब भी इसको नोट करें, कॉपी में याद करें, तो इस प्रकार से याद करेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे आप। CnH2n+2, जहाँ पर n इक्वल टू परमाणुओं की संख्या होती है। ठीक है, बाकी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक तो नहीं रख सकता, क्योंकि एक रखेंगे मैं एक को यहाँ पर नहीं दर्शा सकता। ठीक है, फिर भी CH2 मतलब CH4 एक होगा। मतलब अगर मैं यहाँ पर आपको बता दूं तो n इक्वल टू होता है नंबर ऑफ एटम। n इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ एटम। फॉर एग्जांपल यदि मैं यहाँ पर इस फार्मूला में इस फार्मूला में यदि n इक्वल टू 1 रख दूं तो क्या होगा? फार्मूला में मान रखूंगा n इक्वल टू 1 मतलब C1H2 इंटू 1 प्लस 2 इक्वल क्या आया? आपको समझ में आ रहा होगा। 2 × 2 + 2 = 4। 1 को नहीं लिखते फिलहाल, तो नहीं लिखा जाता, तो ये हो गया CH4, ये हो गया मीथेन। क्या हो गया? मीथेन हो गया, मीथेन CH4। ठीक है, इसका उदाहरण है, आप अच्छे से समझ सकते हैं। संपूर्ण पैराफिन श्रेणी का जन्मदाता माना गया है मीथेन को, याद रखेंगे। मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का जन्मदाता है मीथेन। समझ में आ गया? याद रखेंगे आप लोग। मीथेन का जो संरचना सूत्र होता है कुछ ऐसा बनता है। आपको पता है कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, मतलब 4 उसके पास स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिसमें 4 हाइड्रोजन जुड़ा होता है। ये होता है CH4 मीथेन। आगे बढ़ते जाइए आप एल्केन में। मीथेन के बाद में आता है एथेन, C2H6, ये देखिए H6, H 1 2 3 4 5 एंड देन 6, ये क्या हो गया? एथेन हो गया, एथेन। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा और आगे चले जाएं, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन बना दूं मैं फॉर एग्जांपल। ब्यूटेन मतलब C4। ठीक है, ब्यूट C4, कार्बन की संख्या अगर 4 हो गई तो वो ब्यूट कहलाता है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा देख सकते हैं आप, 3 3 6 2 8 2 10 हाइड्रोजन मिलेंगे। कितने हाइड्रोजन मिलेंगे? 10 हाइड्रोजन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, ये क्या हो गया? ब्यूटेन है। ऐसे पूरे एल्केन चलता है, ये पूरा का पूरा अपने आप में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ध्यान में रखेंगे। इसका फार्मूला क्या होगा? C4H10 होगा। इसका फार्मूला क्या होगा? इस फार्मूला में आप आगे बढ़ते जाइए, नंबर n इक्वल टू, जैसे मैंने यहाँ पर बताया है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखोगे, इस फार्मूला को याद रखोगे ना, तो हमेशा आप एल्केन बना पाओगे, या कोई भी कंपाउंड को आप डिस्कवर कर सकते हो। किसी का भी आप अणुसूत्र लिख सकते हो। ठीक है, उसका अणुसूत्र आप लिख लिए तो संरचना सूत्र भी आप आसानी से और बेहतर तरीके से बना सकते हैं। अब बात करता हूं इसका दूसरा पार्ट क्लासिफिकेशन में, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो ऐसे कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड होते हैं जिसमें कार्बन परमाणुओं की संयोजकता पूरी तरह से हाइड्रोजन परमाणु से संतृप्त नहीं होती, तथा जिनमें कम से कम 2 कार्बन परमाणु ऐसे मिलेंगे जो आपस में डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ रहेगा। कहने का मतलब ये है कि जितने भी प्रकार के इसमें यौगिक देखने को मिलेंगे, लाइकेस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में तो सिंगल बॉन्ड ही होगा, लेकिन कार्बन कार्बन आपस में इस प्रकार से ऐसे जुड़े रहते हैं। ठीक है, कैसे जुड़े रहते हैं? डबल बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, मतलब कार्बन कार्बन आपस में ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है। मतलब कम से कम 2 कार्बन परमाणु ऐसा मिलेगा आपको जिसमें 2 कार्बन आपस में द्विबंध डबल बॉन्ड और त्रिबंध ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होते हैं। ठीक है,
ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, मतलब अपेक्षाकृत ये परमानेंट नहीं है, ये एक्टिव रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रहते हैं, परमानेंट नहीं है, याद रखना ये परमानेंट नहीं है, सक्रिय रहने वाले हैं। इसीलिए कि 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड इसमें बन रहा है, मतलब ये कहलाएगा अनसैचुरेटेड या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, क्योंकि इसकी संयोजकता पूर्ण रूप से हाइड्रोजन परमाणु से संतृप्त नहीं होगी, पूरी तरह से संतृप्त नहीं होगी। समझ में आ गया? इसको फिर से हम 2 भागों में डिवाइड करेंगे, इसके एग्जांपल आपको मैं देता हूं आगे, ठीक है, आप समझ सकते, आसानी से समझ जाएंगे। इसके 2 भाग होते हैं। पहला होता है इसका ओलिफिन्स, ओलिफिन्स और एल्किन, एल्किन, ये देखो इन, ठीक है। और इसका जो सेकंड होता है ये एल्किन, EN लिखा हुआ है, और इसका जो दूसरा पार्ट होता है इसको हम लोग कहते हैं एसिटिलीन, एसिटिलीन। इसमें भी इन दिखाई दे रहा है, लेकिन इसको हम लोग IUPAC नामकरण पद्धति में एल्काइन कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्काइन, आइन। समझ में आया? तो ये याद रखेंगे आप लोग, एल्काइन कहते हैं। समझ में आया? आइन। आगे बढ़ता हूं मैं। ओलिफिन्स या एल्किन क्या होता है? इस श्रेणी का सबसे पहला सदस्य होता है एथिलीन, मतलब इस श्रेणी का प्रथम सदस्य क्या हुआ है? एथिलीन है। एथिलीन सबसे इस श्रेणी का सबसे प्रमुख और पहला सदस्य है, एथिलीन, ठीक है। समझ में आया? ये इसकी उत्पत्ति ओलिफिन्स शब्द से हुई है, मतलब एक डच नाम है जिसका अर्थ होता है ओलिफायंट गैस, मतलब ओलिफायंट से इसकी उत्पत्ति हुई है, ओलिफायंट गैस से उत्पत्ति हुई है, इसीलिए इसको ओलिफिन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ओलिफिन कहते हैं, ठीक है। ओलिफिन का मतलब होता है तेल बनाने वाला, क्योंकि एथिलीन, जो एथिलीन होता है ये क्लोरीन से क्रिया करके एक द्रव जैसा तरल एथिलीन क्लोराइड बनाता है। क्या बनाता है? ये एथिलीन क्लोराइड बनाता है, एथिलीन क्लोराइड का फॉर्मेशन करती है, क्लोराइड का फॉर्मेशन करती है। समझ में आया? अब समझ गए होंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है? प्रकृति में प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम में पाए जाते हैं, मतलब सभी नेचुरल गैस में, सभी नेचुरल गैसेस में, और जितने भी प्रकार के पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट है, इन सब में आपको देखने को मिलेगा ओलिफिन्स या एल्किन मिलेगा, या ये कह सकते हैं कि ये एल्किन प्रेजेंट होता है, ऐसा कह सकते हैं। इन यौगिकों में कम से कम 2 कार्बन परमाणु ऐसे होते हैं जो आपस में एक द्विसहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े रहते हैं, ठीक है। क्योंकि जो डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, ये दोनों दुर्बल बंध होता है, ठीक है ना, काफी वीक बॉन्ड होता है, आसानी से ऑक्सीकारक और दूसरे अभिकर्मक के संपर्क में आते ही टूट जाता है। यौगिक क्लोरीन से क्रिया करके तेल जैसा पदार्थ बना लेते हैं, इसलिए इसे ओलिफिन्स कहते हैं। तेल उत्पादक, ऑयल प्रोड्यूसर भी कहते हैं, ऑयल प्रोडक्शन भी इसके माध्यम से आप कर सकते हैं। हर ओलिफिन में जो संगत पैराफिन से 2 हाइड्रोजन परमाणु कम होते हैं। हर ओलिफिन में संगत कहने का मतलब उसके साथ जो करस्पॉन्डिंग होंगे वो पैराफिन से, पैराफिन मतलब ऊपर हमने पैराफिन पढ़े थे, इससे 2 हाइड्रोजन कम होगा, इसलिए इसका सूत्र होता है एल्किन का, अनसैचुरेटेड कार्बन में एल्किन का फॉर्मूला CnH2n होता है, ठीक है। और इसे IUPAC प्रणाली में एल्कीन्स कहा जाता है, एल्कीन्स कहा जाता है, या एल्कीन कहा जाता है। कुछ एग्जाम्पल मैं इसका बता रहा हूं जिससे आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जैसा अभी मैंने कहा कि इस श्रेणी का प्रथम सदस्य एथिलीन होता है, तो एथिलीन का अणुसूत्र होता है, फार्मूला होता है C2H4 होता है। क्या होता है? C2H4 होता है। जैसा कि आप जानते हैं कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। 4 होती है का मतलब अगर मैं 4 बनाऊं तो ये 1 और ये 2, फिर ये 2, ठीक है। कार्बन के फिर से 2 इलेक्ट्रॉन के साथ में साझा किया हुआ रहता है। 4 वैलेंसी कैसे हुई? इसका 1 इलेक्ट्रॉन है, दूसरा इलेक्ट्रॉन है, तीसरा इलेक्ट्रॉन है, चौथा इलेक्ट्रॉन, फिर इसका 1 2 3 और ये 4 इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहा है, मैंने शो किया, ठीक है। अब इन चारों इलेक्ट्रॉन में से कैसे होगा? एक इलेक्ट्रॉन के साथ में तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, ये हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। अब बचे कितने? 2 इलेक्ट्रॉन इसके, 2 इलेक्ट्रॉन इसके, तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन, इसके 2 इलेक्ट्रॉन आपस में साझा करके ये डबल बॉन्ड बना लेता है। क्या बना लेता है? ये डबल बॉन्ड बना लेता है, याद रखेंगे, डबल बॉन्ड बना लेता है।
समझ में? डबल बॉन्ड करने के कारण ये अस्थायी होता है, काफ़ी ज़्यादा सक्रिय होता है, कोई ऑक्सीकारक या क्या कहते हैं, कोई अभिकर्मक के संपर्क में आएगा तो टूट जाएगा और दूसरा प्रकार के कंटेंट बनाने की क्षमता रखेगा। ठीक है, इसी में हम एक दूसरा एग्जाम्पल और देख सकते हैं, जैसे IUPAC नामकरण पद्धति के आधार पर ये होता है C डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, नेक्स्ट H एंड देन H3। अब आप देख के समझ सकते हैं क्या बन रहा है, मेथेन, एथेन एंड देन प्रोपेन। तो प्रोपेन से कम आपको दिखाई दे रहा है तो ये कहलाएगा प्रोपिलीन कहलाएगा, CH2। ठीक है ना, मेथेन, एथेन। ठीक है ना, इसमें आपको देखने को मिलेगा CH मिलेगा, सॉरी ये CH मिलेगा 1 2 3। ठीक है ना, अब प्रोपिन क्यों हुआ, C3 के हिसाब से H कितने होने चाहिए, 3 2 6 प्लस 8 होना चाहिए। हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, 8 होना चाहिए, लेकिन हाइड्रोजन कितने हैं, 3 4 5 और एक 6 है। ठीक है, 2 हाइड्रोजन इसमें कम है, 2 हाइड्रोजन कम मैंने बताया था आपको, 2 हाइड्रोजन इसमें कम है। तो ये क्या हुआ, प्रोपिलीन या प्रोपिन फास्ट कह सकते हैं, प्रोपिलीन या प्रोपिन फास्ट कह सकते हैं आप। ठीक है, तो ये इसका एक सिंपल सा एग्जांपल हो गया। समझ लीजिए जितने भी एल्केन है सब में 2 हाइड्रोजन परमाणु आप कम करते जाइए, आपको नए प्रकार के कंटेंट मिलते जाएंगे, मतलब पूरा पूरा ओलिफिन्स या एल्किन मिलते जाएंगे जिसमें डबल हाइड्रोजन बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसके सेकेंड पार्ट एसिटिलीन और एल्काइन की। एसिटिलीन और एल्काइन में जब जाते हैं तो इसके लिए कंटेंट ये आता है कि कम से कम 2 ऐसे कार्बन परमाणु होंगे, कम से कम 2 ऐसे कार्बन परमाणु होंगे जिनके बीच आपस में त्रिक सहसंयोजक बंध या त्रिसहसंयोजक बंध, जिसको ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं, ये पाया जाता है या इससे जुड़े रहते हैं कह सकते हैं दोनों कार्बन। इन यौगिकों में संगत पैराफिन यौगिकों की अपेक्षा 4 हाइड्रोजन कम होता है। कितने हाइड्रोजन कम होते हैं इसमें, 4 हाइड्रोजन कम होता है, याद रखना। जो पैराफिन्स होता है उसमें से 4 हाइड्रोजन कम होगा। फॉर एग्जांपल CH4 लूँ मैं, हाइड्रोजन की संख्या 4 है तो यहाँ पर केवल C दिखेगा, लेकिन अगर मैं दूसरा नंबर का लूँ C2H6 अगर लेता हूँ तो 4 हाइड्रोजन कम करेंगे CH2 हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, मतलब C2H2 हो जाएगा। कितने हाइड्रोजन कम हुए, 4 हाइड्रोजन कम हुए। तो जो 4 हाइड्रोजन परमाणु कम होता है जिसके कारण ओलिफिन की अपेक्षा 2 हाइड्रोजन परमाणु इसमें कम होगा, लेकिन पैराफिन की अपेक्षा 4 हाइड्रोजन परमाणु कम होगा। इस श्रेणी का प्रथम सदस्य जो होता है एसिटिलीन होता है, एसिटिलीन जो होता है इस श्रेणी का सबसे प्रथम सदस्य होता है, जिनके बीच में आपको ऐसा ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेगा। ये हो गया एसिटिलीन। ठीक है, समझ में आया, प्रथम सदस्य है एसिटिलीन, याद रखोगे। इसी के आधार पर संपूर्ण श्रेणी एसिटिलीन श्रेणी का कहलाता है। होमोलॉगस सीरीज में आपको मैंने बताया था, IUPAC नामकरण पद्धति में इसको एल्काइन कहते हैं। ठीक है, इनका सामान्य सूत्र जान लीजिए आप, सामान्य सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। सामान्य सूत्र में आपने पढ़ा कि संगत पैराफिन से 4 हाइड्रोजन कम और एल्किन से 2 हाइड्रोजन कम, मतलब इसका फार्मूला बनता है CnH2n-2, जहाँ पर मैंने n बराबर बताया था, नंबर ऑफ एटम्स परमाणु की संख्या बताया था। ठीक है, तो देखिए एक फटाफट एसिटिलीन तो आपने देख ही लिए, एसिटिलीन का फार्मूला आपको दिखाई दे रहा होगा C2, देखो ध्यान से देखिए C2H2 क्या हो गया, C2H2 हुआ ना, तो C2 ये C2H2 मतलब एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर, ये हो गया एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन। ठीक है, अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, आपको पता है कि कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मुक्त होते हैं, मतलब वो बंध बनाने की क्षमता रखता है। तो 1 2 और 3 इसके और 1 2 और 3 इसके, तो ये हो गया ऐसा ट्रिपल बॉन्ड बना लिया। क्या बॉन्ड बना लिया, ट्रिपल बॉन्ड बना लिया। ठीक है, ये ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, इसको आप लोग कहते हैं ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, ये किस में देखने को मिलता है, एसिटिलीन में आपको देखने को मिलता है। समझ में आ गया, क्लियर है, आप समझ गए होंगे। फार्मूला बहुत अच्छे से याद रखिए, एल्केन्स का, एल्कीन का और एल्काइन का। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्कीन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एल्कीन जो कि डबल बॉन्ड वाला होता है और एसिटिलीन या एल्काइन जो कि ट्रिपल बॉन्ड वाला होता है, ये याद रखेंगे आप। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि किसी प्रकार की वीडियो का अपडेट आपको हमेशा प्राप्त हो। थैंक यू सो मच।